हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। कल लोकसभा में ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ओम बिरला जी के बारे में जितना भी सच था ना, वो सब उजागर हो गया। इस नाजी सरकार ने तो झूठ की चादर ओढ़ रखी है और उसने अपनी झूठ की चादर लोकसभा में फैलाना चाहा। जो भी हुआ ठीक है। आज ओम बिरला जी आसन डी पर बैठे, फिर भी वहाँ बहस हो गई और आवेश में आकर उन्होंने लोकसभा का सत्र को स्थगित कर दिया। चलो ठीक है, कर दिया। परंतु अब बिरला जी भी बड़े खिसियाए हुए थे, क्योंकि सच है ना, कभी छुपता नहीं है और सच का प्रभाव होता है। लाख अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, किंतु उस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ अच्छे परिणाम भी आ गए। अब लोकसभा में और राज्यसभा में स्विच ऑफ करने का बटन ही नहीं होगा, यह भी निर्णय हो गया। जो बात कही जाती थी वही बात सच हो गई। अब जब स्विच ऑफ का बटन ही नहीं होगा माइक का, तो कोई सवाल भी नहीं है, माइक बंद करने का हो गया। पर इसी के साथ साथ ओम बिरला का हृदय परिवर्तन भी नजर आया। ये मोदी जी बार संसद में नहीं आते हैं, सब कुछ रहते हैं और महत्वपूर्ण सेशन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी संसद में मौजूद नहीं रहते। तो आज ओम बिरला जी को कहना पड़ा कि इस सदन से ऊपर कोई भी नहीं है। ये सीधा मोदी जी पर तंज था और ओम बिरला जी के मुंह से ये शब्द सुनते ही भाजपाइयों में बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या हो गया, वो ओम बिरला जी का हृदय परिवर्तन एकदम कैसे हो गया। खैर, सच का प्रभाव तो होता ही, ये बड़ा हुआ और अभी तो बहुत कुछ संशोधन हो जाएंगे। मामला बड़ा विस्तृत हो गया। अब महाभियोग का संकट आ गया है। यह सीओ ज्ञानेश कुमार पे 180 से अधिक सांसदों के तो हस्ताक्षर हो चुके हैं और भी बड़े आगे तो होगा। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की छुट्टी भी होना तय है, क्योंकि उन्होंने बहुत आतंक फैलाया। चलिए ठीक है, ये भी बात होती। अब आ जाइए हम थोड़ी और अभी बात कर लेते हैं। हमारे उज्जैन में एक बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। यहाँ पर चारधाम आर्च बनाया गया है। शांति स्वरूपानंद जी है, उनको बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था वो सफल नहीं होने पाया। 2 लोगों पर 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज हुए, उसमें एक साध्वी का भी नाम है, मंदाकिनी जी। मामला बड़ा विचित्र है। जब ये सारा मामला हुआ तो मंदाकिनी जी ने एक उज्जैन आने की घोषणा की और उज्जैन आने का कहा कि मैं ना और भी सच उजागर करूंगी। किंतु उन्होंने पुलिस में और एक आवेदन भी दे दिया कि यदि मैं उज्जैन आई ना तो मेरी हत्या की संभावना भी है। आखिरकार ये क्यों दिया? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। और इसमें भी कोई शंका नहीं है कि शांति स्वरूपानंद के पास में अनेक असामाजिक तत्वों की भी गैंग बना रखी है। अलग अखंड आश्रम को हड़प लिया, उसमें भी फर्जी कांड हुआ है, मामला बड़ा उजागर है। वहाँ पर भी 2 ग्रुप हो गए, एक शांति स्वरूपानंद का ग्रुप और एक दूसरा जो वहाँ के जो ओरिजिनल न्यासी थे उनका ग्रुप। मामला बड़ा विचित्र हो गया और अब तो शांति स्वरूपानंद के खिलाफ भी लोग अब तो खुलेआम बोलने लगे, उनका पूर्व का इतिहास बताने लगे। भाई जो भी कुछ हो अभी आप जानो, हम क्या जाने इसके मामले में। अब जो हमारी कोशिश है ना और हमारी खोज जो जारी है ना, उसमें तो बड़े बड़े विचित्र किस्म के रहस्य आ रहे हैं। हम उस रहस्य को उजागर करेंगे, किसी से डरते नहीं है, दबते नहीं है, मामला उजागर करेंगे। ये भी सारा हो गया। अब यहाँ पर क्या कारण है कि साधु संतों के अखाड़ों में, आराधना स्थलों में संघी और भाजपाई चेहरे अपना दबदबा बना रहते हैं।
वे वहाँ पर भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं। तो ऐसे इन दो आदम जो आराधना स्थलों में जो आदम कद सांप है ना, 2 टांग वाले सांप, ये भगवान तक को नाक फास्ट में जकड़े हुए हैं। अब अंधे भक्त हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता है, तो हम उन अंधे भक्तों को भी सचेत करते हैं कि अब अपने जो भगवान है ना, आराधना स्थलों के भगवानों को नाक फास्ट से मुक्त कराना। ये भी बड़ा विचित्र समाचार लगेगा आपको, हमें कैसे करें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए लखनऊ में उनको कहा गया कि अरे 26 शर्तों का पालन करना है, ये करना है, और जैसे भी तैसे उनको है ना किसी भी जगह से डैमेज करना है कि वे लखनऊ छोड़ दे और गौ रक्षा वाली बात ना करें। ठीक है भाई, नहीं करेंगे गौ रक्षा वाली बात, क्योंकि जो गोमांस निर्यात में तो भारत प्रथम पायदान पे आ चुका है, और जितने भी गोवध वाली जो कंपनियां हैं ना, उनसे भाजपा को खुद चंदा भी मिलता है, चुनावी चंदा मिलता है। लिए जाओ, जो भी कुछ करना है, जैसा है धोखा दिए जाओ। ये तो हमारे और संसद में अब तो एफटीन फाइल भी हो गई, मोदी का नाम भी आ गया, हरदीप पुरी का भी नाम आ गया, अब जो भी आ गया वो सब है ना। अब ये एफटीन फाइल का मामला बड़ा पेचीदा हो गया, और हमारे हिसाब से तो मोदी जी को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब वो दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं है, क्या बड़ी बेइज्जत होकर निकलना उनका लक्ष्य बन गया। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और राष्ट्रपति महोदय कोर्ट के बारे में भी क्या कहें, उनको सब कुछ संज्ञान होते हुए भी वे नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, न जनता की तरफ ध्यान गए, न वे अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म निभाने पाने में अक्षम नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी नाजी गुजराती गैंग ने है ना राष्ट्रपति महोदय को अपना बंधुआ मजदूर बना रखा, अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। यह राष्ट्रपति के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे है ना देश में तत्काल आपातकाल की घोषणा करें, और नंबर दूसरी बात, जो नाजी सरकार है इसको तत्काल भंग करे, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करे। ये उनका राष्ट्र धर्म है, धर्म निभाना चाहिए। अब कब न निभाइए अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म, ये भी जल्द सामने आ जाएगा। अब नीतीश कुमार भी पलटी मार रहे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे राज्यसभा में नहीं जाना, मैं बिहार में ही रहूँगा। तो जो भाजपा की जो राजनीति थी ना, उसको भी बड़ा धक्का लगा। चलिए, अब ये तो जो समाचार है, और हम तो एक बात कहते हैं ना, हमारा विश्वास है कि राजनीति और धर्म के गुंडे और पंडे है ना, इस देश को तबाह कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम तो कह रहे हैं कि तबाह कर रहे हैं। ये बस किसी भी तरीके से देश में हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं। अभी जब ईरान का मामला आया ना, तो भाजपा खूब नाराज हुए, हो संघी ऐसे नाराज हुए कि हद से ज्यादा। जैसे कि मोदी जी तो कह चुके कि इंडिया डेमोक्रेसी की मदरलैंड है और इजराइल हमारा फादरलैंड है। तो भैया जब फादरलैंड की जब दुर्गति होती है ना, तो ये नाजी गैंग, भाजपा और संघ छाती मारते कूट रहे, उनको निराशा हो रही है। किंतु फिर भी ईरान ने अपना बड़ा दिल दिखाया कि ZW मध्य से हमारे यहाँ तेल संकट न हो, इसके लिए उन्होंने भारतीय तेल वाहक जहाज़ों को ZW मध्य से गुजरने की परमिशन दे दी। तो उनको तो ये नाजी और गुजराती गैंग है ना, और संघ को, ईरान को बधाई देना चाहिए। यार आप तो हमारे सच्चे भारत के मित्र निकले, ये भी होना चाहिए। और इजराइल के लिए बड़ी दुखद बात आई है। अभी अभी घोषणा, सुबह से घोषणा चल रही है कि नेतन्याहू के बंकर पर ईरान ने हमला किया और उसमें नेतन्याहू और उनके 2 साथी मारे गए। अभी अफवाह, अभी ईरान ने भी, सरकार ने भी कंफर्म नहीं किया, मामला बड़ा झूल रहा है।
परंतु यहाँ पर एक बात, बड़ी विचित्र बात सामने आई कि इजराइल में आज रक्षा मंत्रालय की बैठक थी, रक्षा संबंधी कुछ बात होना थी। उसमें नेतन्याहू नए हैं, उनके दोनों साथी नए हैं। इससे यह शंका लगती है कि शायद ईरानी हमले में नेतन्याहू निपट गए। अब ईश्वर जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मामला अब एक दो दिन में ही उजागर होगा क्या होगा। अब अमेरिका ने भी हथियार डाल दिए हैं, ईरान भी हथियार डाल से, और वे युद्ध विराम चाहते हैं, परंतु ईरान ने भी अपनी शर्त रख दी कि इन शर्तों को पालना होगा। और ईरान ने जो मुस्तफा खेमनोई जो आए ना आज, जो उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में स्पष्ट कह दिया कि अमेरिका है ना अरब से अपने सैन्य अड्डे हटा ले, नहीं तो हम उन पर हमला करेंगे। अब पसंद नहीं होगा अरब में अमेरिकी सैनिक अड्डों का। अमेरिका के सैनिक अड्डे खाली भी हो रहे हैं, भाग भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इन्हें अरब से अमेरिका का पलायन हो रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और युद्ध विराम के लिए ईरान ने जो 3 शर्तें रखी है ना, शायद वो अमेरिका उनको स्वीकार नहीं करे, परंतु अब तो मजबूरी हो गई, क्योंकि ट्रम्प का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि ट्रम्प तो ईरान पर हमला नहीं करना चाहते थे, नेतन्याहू ने जो उनको ब्लैकमेल करके ईरान पर हमला करने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया। अब अमेरिका ने अपना सब कुछ खो दिया, प्रतिष्ठा खो दी, आर्थिक संकट आ गया, ये आ गया। परंतु ट्रम्प भी इस बात के लिए तैयार हुए कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, तो क्यों न समूचे विश्व का ये ईरान जो खाली युद्ध करके एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाया जाए। परंतु वैसा हुआ नहीं। एप्स्टीन फाइल का भूत अब तो और प्रचंड रूप में सामने आ रहा है। ये भी एक मामला बड़ा अपने आप में विचित्र हो गया। अब ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब और आगे की बात बताएं। यहाँ पर अनेक प्रकार के घोटाले उजागर हुए। एक 70,000 करोड़ का घोटाला भी उजागर हुआ। उसमें बड़े शातिर ढंग से सरकार को चोट लगाई। मनरेगा का नाम जो बदला ये बदला, परंतु उसमें भी धोखाधड़ी हो गई। जो मनरेगा में जितना बजट आता था उसका 10, 15, 20% ही राम जी में लाए। मामला तो बड़ा गड़बड़ होता जा रहा भाई। अब ये 2-3 दिन में है ना गैस की जो संकट है वो हल हो जाएगा, ऊर्जा तेल का भी संकट हल हो जाएगा। सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, कोई छिपी बात नहीं है। अनेक प्रदेशों में संकट आया हुआ है। अब सरकार नियम, आज एक बयान आया कि अरे एलपीजी गैस के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अरे आपने 60 रुपये बढ़ा तो दिए, क्या नहीं बढ़ाएंगे? आपने कमर्शियल गैस के भी भाव बढ़ा दिए और अब कह रहे हो कि भाव नहीं बढ़ाएंगे, तो ये इतना झूठ क्यों बोलती? मगर एक नाजी सरकार का तो लक्ष्य है ना कि पूरे देश और जनता पर झूठ की चादर डाल दो, उनको कुछ दिखे नहीं, यह उसका लक्ष्य बना हुआ है। और वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब प्रकार के नाटक कर लेते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। न जाने इस देश की स्थिति क्या होगी। जनता तो त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, काला धन चरम पर है, मगर किसी को परवाह नहीं। सबको अपना स्वार्थ दिख रहा है, सत्ता स्वार्थ दिख रहा है कि बस हम किसी भी तरीके से सत्ता सुंदरी हमारी बाहों में रहे, ये लक्ष्य बना हुआ है। अब आ जाइए हम जरा संघ की बात कर लें। अरे संघ का तो चेहरे से सारे नकाब हट गए, इतने नकाब हट गए कि कोई जिसकी कोई सीमा नहीं। और सत्ता परिवर्तन तो होगा, हस्तांतरण होगा सत्ता का। ये मोदी जी ये नहीं रहेंगे, इनको झोला उठा के जल्दी से जल्दी रवाना होना है और इन पर आपराधिक प्रकरण भी चलेंगे, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। एप्स्टीन फाइल के उसमें जो नाम आया है ना उजागर हो रहे, वो भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं।
अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता के। अब यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं। आज हम जब ग्रुप में चर्चा कर रहे थे तो असम की चर्चा हुई कि अरे देखो, वोट खरीदने के लिए 9,000 40 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिया आपने, ठीक है। अब जब अब यहाँ प्रजातंत्र में वोट खरीदने की ही पद्धति लागू है ना, तो अब तो हर मतदाता को भी सतर्क हो जाना चाहिए। जो भी नेता अपने यहाँ वोट मांगने आए, चाहे किसी भी चुनाव का, कहना कि भैया 10,000 रुपये हमारे खाते में डाल दीजिए तो हम आपको वोट देंगे और अन्यथा नहीं देंगे। तो ऐसे हर चुनाव में हर मतदाता को इस प्रकार का स्पष्ट रूप से नेताओं को कह देना चाहिए। और जब आप वोट खरीदने की ही संस्कृति लागू कर रहे हो तो ऐसी तो मतदाता भी तो अपनी अब संस्कृति लागू कर दें। 10,000 दीजिए मत लीजिए, ये नारा आप आम जनता को चला देना चाहिए। यदि ऐसा चला दिया ना तो जो नेता है ना, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, ये शक पका जाएंगे। अरे बोलेंगे यार ये क्या जनता ने, मतदाताओं ने निर्णय कर लिया। मान लो मैंने अपनी जीत के लिए भारी धन कर दिया और यदि जनता ने धोखा दे दिया और वोट नहीं तो मैं हार गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा।